ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू एएस बिजनेस 9609 क्लासेस। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, वी वर ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड टू बाय टुडे इंशाल्लाह दिस वुड बी द लास्ट क्लास फॉर द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वी आर डन विद 9 ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज: क्राउड फंडिंग, मॉर्गेज, डेट फैक्टरिंग, माइक्रो फाइनेंस, इशू ऑफ शेयर्स, ट्रेड क्रेडिट, इशू ऑफ डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन। सो दीज वर द 9 एक्सटर्नल सोर्सेज जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द 10th ऑफ द सोर्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। 10th एक्सटर्नल सोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द 10th सोर्स इज नोन एज वेंचर कैपिटल। अब यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम सबसे पहले यहाँ पे इस वर्ड को वेंचर को ब्रेक डाउन करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वेंचर। वेंचर का मतलब होता है हमारे पास कि वो सारे बिजनेसेस, बल्कि बिजनेसेस तो नहीं होते हमारे पास, स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स होते हैं या हमारे पास वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि न्यूली बॉर्न है हमारे पास। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं, न्यूली बॉर्न बिजनेसेस होते हैं, दे आर नोन एज द वेंचर, दे आर नॉट नोन एज द बिजनेस। क्योंकि देखिए, व्हेन द बिजनेस इज इन इट्स इनिशियल ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग, तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर होता है, तो वो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं। Why they are newly born businesses? Because they are new in the market. They have to face amount of competition. They have to face the lack of customer base, lack of finance, lack of relationship with the suppliers. ये सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे बिजनेस को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे वेंचर आपने सुना होगा ना कि इट्स अ न्यू वेंचर और आई हैव स्टार्टेड माय ओन वेंचर। सो व्हाई दे यूज वर्ड वेंचर इंस्टेड ऑफ द बिजनेस? बिकॉज द बिजनेस इज न्यू, it's about the stage, it's about the life of the business. So when the business is new, it is known as venture. Like after 4 years, 5 years down the lane, when the business gets the stability, तो अब वहाँ पे वो venture convert हो जाता है into business. So it's a cycle that you need to understand. It's about life cycle. जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई भी entrepreneur takes a risk to form a business, that is known as startup venture. 4 5 years सर्वाइवल के बाद when the business has the stability, so that particular thing will be known as the business. तो जब वो स्टार्ट हो रही होती है, दैट इज नोन एज वेंचर। आफ्टर द सर्वाइवल ग्रोथ, इट इज नोन एज बिजनेस। तो आप ये नहीं कहते कि पेप्सी कोई वेंचर है, गुल अहमद कोई वेंचर है। आप कहते हैं एप्पल इज अ बिजनेस, पेप्सी इज अ बिजनेस, बट एट सम पॉइंट दे स्टार्टेड, सो दे वर वेंचर। सो इट्स अबाउट लाइफ। तो अब ये जो वेंचर है हमारे पास, ये स्टार्टअप है, न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं, तो इनके अंदर जो रिस्क है वो ज़्यादा है। इट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क। Why it involves a high degree of risk? Because it includes high chances of failure. तो रिस्क ज़्यादा है, फेलियर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से दे कैन नॉट गेट एक्सेस टू द लोन डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। बैंक्स उनके लोन की जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है उसे टर्न डाउन कर देती है। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इनको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से दे कैन नॉट इशू द शेयर्स, दे कैन नॉट एक्वायर द लोन, दे कैन नॉट इशू द डिबेंचर्स। प्लस स्टार्टअप्स हैं, सो दे डू नॉट हैव द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी री इन्वेस्टेड। तो इसकी वजह से यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। और ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, द अदर नेम ऑफ दीज वेंचर कैपिटलिस्ट इज एंजल इन्वेस्टर। तो आपके पास, हमारे पास ये ड्रैगन डैंग और हमारे पास ये जो शार्क टैंक है, और ये जो शार्क टैंक्स के अंदर जो शार्क्स हैं, दे आर नोन एज द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एज अ इक्विटी और कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एज अ डेट। So why they are known as venture capitalists? Because they are the individuals जो कि capital provide करते हैं to the ventures, and ventures are the things or the organization or the startups that they cannot acquire the loan directly from the bank and directly from the investors. तो ये वो लोग होते हैं जो कि इन पे भरोसा करके इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंजल। वाई दे आर नोन एज एंजल? एंजल के पीछे एक लिटरल मीनिंग है। जब आप कोई सिचुएशन में होते हैं जिसके अंदर आप परेशान हैं और उसके अंदर कोई बंदा आपकी मदद करता है, तो आप क्या कहते हैं कि यार ये ज़मीन पे फरिश्ता है, फरिश्ता इज एंजल। सो दिस इज द सेम केस इन दिस, कि यहाँ पे जब इन्वेस्टर्स इन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो दे बिकम द एंजल फॉर दीज वेंचर्स। यस। अब यहां पे लिखा हुआ है इक्विटी वर्सेस डेट। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट?
इक्विटी का मतलब है कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अगेंस्ट द ओनरशिप। जैसे आपने शार्क टैंक के कुछ एपिसोड्स अगर देखे होंगे तो वो कहते हैं ना कि वी आर प्रोवाइडिंग यू 50 लाख रुपीज, जिसमें से 25 लाख रुपीज वी आर प्रोवाइडिंग एज अ इक्विटी, 5% ऑफ इक्विटी। हम आपको 25 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपके बिजनेस के अंदर 5% ओनरशिप ले रहे हैं। और डेट का मतलब हमारे पास होता है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू सम अमाउंट एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि आपको बैंक लोन नहीं दे रहा, आपके पास दूसरी कोई एक्सटर्नल सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट एज अ डेट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको रीपे करनी होगी आफ्टर 2-3 years अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, विद द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। सो इक्विटी और डेट, तो यू कैन से कि जो वेंचर कैपिटल है वो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ बोथ है, इक्विटी का भी और डेट का भी। तो कुछ अमाउंट हम यहाँ पे एज अ इक्विटी रेस करते हैं, कुछ अमाउंट एज अ लाइबिलिटी रेस करते हैं, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो ये होता है हमारे पास वेंचर कैपिटल। तो ये जितने भी ड्रैगन डैन, शार्क टैंक के जो आप एपिसोड्स देख रहे होते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास जजेस हैं, शार्क्स हैं, दे आर नोन एज वेंचर कैपिटलिस्ट और दे आर नोन एज द एंजल इन्वेस्टर। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि वेंचर कैपिटल के अंदर सिर्फ फाइनेंस नहीं है। इन दिस सोर्स द वेंचर्स गेट आइडियाज, skills, time, and name of the venture capitalist. दिस इज ऑल्सो अ केस। अक्सर मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं जिसके अंदर वो वहाँ पे जो आइडियाज पिचिंग कर रहे होते हैं और जो हमारे पास वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो दे से कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, वी आर नॉट इन नीड ऑफ फाइनेंस। और हम उनके फाइनेंशियल्स को देख के इस चीज़ को असेस भी कर रहे होते हैं कि दे आर नॉट इन नीड ऑफ फाइनेंस बट दे आर इन नीड ऑफ द शार्क। वो कहते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, वी नीड योर एसोसिएशन। तो जब वो शार्क्स इनके साथ मिलेंगे तो उन शार्क्स के आइडियाज, स्किल्स, उनका टाइम और उनकी जो ब्रांड एसोसिएशन, उनके नाम की जो एसोसिएशन होगी, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द स्टार्टअप्स टू ग्रो। So that's why, in the case of venture capital, the finance is not the only thing. Through venture capital, you can get the number of hours, skills, expertise, knowledge, and the brand name of that particular venture capitalist. So this is known as the venture capital. Now moving ahead, हमारे पास we are done with the 10th source that is known as venture capital. Now heading towards the 11th and the 12th source. दो सोर्सेज अब हम साथ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो दो सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट वन इज नोन एज हायर परचेज एंड द सेकंड वन इज नोन एज लीजिंग। तो ये दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, हायर परचेज एंड लीजिंग। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है? द सिचुएशन इज कि वेन एवर अ बिजनेस इज इन नीड ऑफ अ नॉन करंट एसेट and the business does not have the finance. So these are the two options that can help a business in acquiring a non-current asset on credit और easily हमारे पास in terms of finance relaxation के साथ they can acquire the asset। ठीक है? तो आपके पास जब भी एसेट की एक्वायरमेंट के रिलेटेड कोई बात हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द टू ऑप्शंस, हायर परचेज एंड लीजिंग, वेन एवर द बिजनेस इज इन नीड ऑफ अ नॉन करंट एसेट। ठीक है? तो आज एक एक को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं और हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हाउ हायर परचेज इज डिफरेंट फ्रॉम लीजिंग। तो सबसे पहले है हमारे पास हायर परचेज। हायर परचेज के अंदर हमारे पास यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम एसेट एक्वायर करते हैं उसकी जो अमाउंट होती है एज कंपेयर टू लीजिंग हमारे पास क्या होती है, कम। लीजिंग के अंदर जो आप एसेट एक्वायर करते हो उसकी जो अमाउंट होती है वो एज कंपेयर टू हायर परचेज क्या होती है, ज़्यादा। दो डिफरेंट चीज़ें। हायर परचेज के अंदर जो आप एसेट एक्वायर कर रहे होते हो उसकी जो अमाउंट होती है ऑफ द एसेट वो कम होती है। लीजिंग के अंदर जो आप नॉन करंट एसेट एक्वायर कर रहे होते हो उसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, हायर परचेज के अंदर आप एसेट एक्वायर कर रहे हो दैट इज मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल। लीजिंग के अंदर आप जो एक्वायर कर रहे हो वो है फॉर एग्जांपल लैंड, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल
फैक्ट्री। तो इजीली नाउ यू कैन कंपेयर द फाइनेंशियल डिफरेंस और द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट, कि हायर परचेज के अंदर जो अमाउंट है नॉन करंट एसेट की वो कम है, लीजिंग के अंदर जो नॉन करंट एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ पे हायर परचेज पे आते हैं, समझते हैं इसको। हायर परचेज के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज HPA। HPA इज नोन एज हायर परचेज अथॉरिटी। बैंक्स, कंपनीज ऐसी होती हैं, फाइनेंशियल लीजिंग कंपनीज होती हैं, इसी तरीके से बैंक्स होती हैं, लेंडर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हायर परचेज अथॉरिटी। अब आप कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल मुझे एक गाड़ी है, मुझे एक गाड़ी पसंद आ गई है, मुझे गाड़ी चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ द कार इज 50 लाख रुपीज, 5 million इज द टोटल अमाउंट और द टोटल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द कार। अब आप कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, आई डू नॉट हैव द अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो यहाँ पे होता ये है कि वो कहते हैं कि डू यू हैव एनी अमाउंट, बोले हाँ, आई हैव द 50% अमाउंट अवेलेबल दैट इज 25 लाख रुपीज। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 50% की जो अमाउंट है उसको पे करेंगे एज अ डाउन पेमेंट, दैट इज दी 50% अमाउंट, 25 लाख रुपीज आपने पे कर दिए। टोटल वैल्यू ऑफ द कार कितनी है, 50 लैक्स। मतलब 25 लाख से आपने जो फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द एसेट है वो कवर कर लिए। स्टिल कितने रिमेनिंग है, 25 लाख रुपीज। तो यहाँ पे HPA अलाउज यू टू पे द अमाउंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे करेंगे थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और जब आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे करेंगे तो उसके अंदर दैट HPA बैंक और द लेंडर इज गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट। So why they are going to charge the interest? Because they are giving you the leverage, they are giving you the relaxation कि आप आराम से पे करें, तो इससे उनको भी तो अर्निंग चाहिए। और इसके बाद आपकी जब इंस्टॉलमेंट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स के अंदर कवर हो जाएगी, तो यहाँ पे ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड, कि आपकी जो ओनरशिप होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज। नाउ इन लीजिंग, लीजिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, लीजिंग के अंदर यू एक्चुअली एक्वायर द एसेट ऑन रेंटल बेसिस और थ्रू रेंटल अमाउंट। ठीक है, थ्रू रेंटल बेसिस ऑन द रेंटल अमाउंट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फैक्ट्री जो है वो 3 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे, लीजिंग पे, रेंट पे एक्वायर कर ली। तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या वो चीज़ आपकी हो जाएगी? नो। किराए की चीज़ हमेशा किराए की रहती है। आप उसका रेंट पे कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी पर्टिकुलर प्रेमिसेस को, उस नॉन करंट एसेट को आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी ऑपरेशनल जो यूजेज है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग द रेंट, बिकॉज यू आर यूजिंग द प्रेमिसेस, यू आर यूजिंग द नॉन करंट एसेट ऑफ समवन। तो उसके अगेंस्ट आप उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है, वो जो रेंटल अमाउंट है वो क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, द ऑपरेशनल कॉस्ट आप उसकी पे कर रहे हैं। तो हमारे पास लीजिंग के अंदर ड्रॉबैक ये है कि ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर। तो आपके पास लीजिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यू हैव एक्वायर्ड एसेट ऑन द रेंटल बेसिस, सो आफ्टर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स तक भी जो आप पे करेंगे वो रेंट है, एंड आफ्टर द 5 ईयर्स ओनरशिप आपके पास नहीं आएगी। सो इट्स नोन एज कि लीजिंग के अंदर आप अपने नॉन करंट एसेट को कंप्लीटली ओन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट है वो सुनिएगा। लीजिंग के अंदर आपके पास दो लोग हैं, एक है लेसर और एक है आपके पास लेसी। लेसर कौन है हमारे पास, जिससे आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं, एंड ही इज द प्रोवाइडर ऑफ द नॉन करंट एसेट। आप बिजनेस है, आपने फैक्ट्री एक्वायर की है ऑन द रेंटल अमाउंट एंड यू आर यूजिंग द फैक्ट्री, तो बीइंग अ लेसी यू आर द एक्वायरर, आपने एक्वायर की हुई है। अब हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि लेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अपडेशन कॉस्ट। पेंट हो रहा है, जो भी हमारे पास अपडेशन होगी प्रेमिसेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, लेसर की, बिकॉज ही इज़ द ओनर। तो जो भी वैल्यू या जो भी हमारे पास अपडेशन कॉस्ट होगी जिससे लाइफ वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट इंक्रीज होती है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसर, द ओनर ऑफ द नॉन करंट एसेट।
लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाउंड हो जाते हो बीइंग अ बिजनेस। कि लेट सपोज आपने 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो 3 इयर्स के लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यू आर बाउंड। कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक स्टार्टअप है और आपने एक आउटलेट जो है वो 3 इयर्स के लिए एक्वायर किया हुआ है ऑन द रेंटल अमाउंट, तो अब यहाँ यू आर बाउंड थ्रू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, सारी चीज़ें एग्रीड हो चुकी है। सो यू हैव टू पे द फिक्स रेंट, और इससे आपकी जो फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास हायर परचेज एंड लीजिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब वन मोर थिंग आपके पास, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमने ये जो वर्ड है ना लीजिंग का, ये सुना हुआ है, वी हैव लिसन द वर्ड और वी नो, वी आर फैमिलियर विद दिस वर्ड एंड वी आर फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। वर्ड हमने लीजिंग सुना हुआ है और कॉन्सेप्ट हमारे पास ये वाला है हायर परचेज का। तो बच्चों इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, आपने सही सुना हुआ है। क्योंकि हायर परचेज जो है ना वो कौन सी लीजिंग होती है, हायर परचेज इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लीजिंग। कौन सी लीजिंग है, फाइनेंशियल लीजिंग। सो व्हाई इट इज फाइनेंशियल लीजिंग, फाइनेंशियल लीजिंग क्योंकि यू आर फेसिंग एंड यू आर पेइंग द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ अ नॉन करेंट एसेट। कि पूरी जो वैल्यू ऑफ द नॉन करेंट एसेट है उसको पे करो आपने, 50 लाख की जो अमाउंट है वो पूरी पे करी है, 25 लाख रुपीज पहले डाउन पेमेंट पे, मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपने पूरी अमाउंट ऑफ द नॉन करेंट एसेट पे करी है। सो इट इज नोन एज फाइनेंशियल लीजिंग। सिर्फ आपके पास लेवरेज ये था, रिलैक्सेशन ये थी कि यू कैन पे थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट, और उसके अंदर आपने इंटरेस्ट भी पे किया है अगेंस्ट द लेवरेज यू हैव गॉट फ्रॉम द हायर परचेज अथॉरिटी बैंक्स। ये जो लीजिंग है हमारे पास, खाली जो लीजिंग वर्ड है हमारे पास, इट इज ऑल्सो नोन एज लीजिंग एंड इट इज नोन एज ऑपरेशनल लीजिंग। Why it is known as operational leasing? Because you are using and you are operating in that particular non-current asset. आपने उसे ऑपरेशनल पर्पस के लिए एक्वायर किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट यू आर पेइंग द रेंट टू द लेसर। तो ऑपरेशनल यूज़ के लिए 3 साल के लिए आपको ज़रूरत है, तो आपने उसे एक्वायर किया है, आप उसकी पूरी फाइनेंशियल कॉस्ट पे नहीं कर रहे, आप उसको एक्वायर नहीं कर रहे बाय पेइंग द फुल अमाउंट ऑफ द नॉन करेंट एसेट, यू आर जस्ट पेइंग द ऑपरेशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रेंट इन ऑर्डर टू यूज़ द और टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन करेंट एसेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑपरेशनल लीजिंग। So, guys, we are done with these external sources of finance. We are done with it. हमारी सारी जो external sources of finance है वो यहाँ पे हमारे पास complete होती हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे अब हमारे पास जो concept है that you need to understand is, वो हमारे पास है the concept of equity financing versus debt financing. So these are the two different methods जो कि consider किए जाते हैं by the companies or by the businesses when they are raising the finance. इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग हमारे पास। अब आ जाए जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग के बीच में डिफरेंस किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पीएलसी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जाके एक्वायर करती है बैंक से लोन, और अगर हम बैंक की लोन को देखें तो बैंक का जो लोन है वो हमारे पास बिजनेस में एज अ लाइबिलिटी है, और हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को रीपे करना है आफ्टर द एग्रीड टाइम पीरियड। और रीपे करने के साथ साथ हमें यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, और इससे हमारे बिजनेस के अंदर एग्जिस्टिंग डेट जो होगा वो बढ़ेगा। तो एक ऐसा मेथड ऑफ फाइनेंस, एक ऐसी सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसके अंदर आप जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज कर रहे हैं एज अ लाइबिलिटी, जिसको आपको रीपे करना है आफ्टर द एग्रीड टाइम पीरियड along with the fixed interest payable। सो ये जितनी भी सोर्सेज होती हैं डेट फाइनेंसिंग है, सच एज बैंक लोन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये सारे के सारे आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या है, डेट फाइनेंसिंग है। तो whenever you see कि there is an involvement of a liability and you are raising a finance as a liability, और आपको वो अमाउंट रीपे करनी है along with the fixed interest, तो वो सारी की सारी जो फाइनेंसिंग होती है वो कौन सी होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग। अब यही फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन्वॉल्व होती है इशू ऑफ शेयर्स के अंदर।
तो व्हेन यू आर इशूइंग द शेयर्स, तो आप यहाँ पे एज अ लाइबिलिटी नहीं है, आप यहाँ पे अपने बिजनेस की ओनरशिप दे रहे हैं टू द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द शेयर्स, एंड यू आर रेजिंग द फाइनेंस। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ शेयर्स यू आर गिविंग आउट द ओनरशिप टू द शेयर होल्डर्स थ्रू विच यू आर रेजिंग द फाइनेंस। जो कि अमाउंट आपको यहाँ पे अब शेयर होल्डर्स को रीपे नहीं करनी, आपने शेयर्स इशू कर दिए तो इशू कर दिए, मार्केट के अंदर वो शेयर्स आ गए, अब दूसरे कोई शेयर होल्डर्स खरीदेंगे, फिर तीसरे शेयर होल्डर्स खरीदेंगे, तो आपको अमाउंट रीपे करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न देते हो वो वेरिएबल रिटर्न होता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस। अगर कंपनी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो आप ज़्यादा डिविडेंड देंगे, कम परफॉर्म किया है तो कम डिविडेंड देंगे, सो द रिटर्न इज़ वेरिएबल। और इससे यहाँ पे आपकी जो बिजनेस की ओनरशिप है वो कम होती है, और आपकी कंपनी का और आपके जो बिजनेस का कंट्रोल है वो कम होता है। तो एक ऐसा मेथड ऑफ फाइनेंस जिसके अंदर यू आर गिविंग आउट द ओनरशिप अगेंस्ट द फाइनेंस, जिसके अंदर आपको अमाउंट रीपे नहीं करनी, और जो आप रिटर्न देंगे वो वेरी करेगा, और आपके ओनरशिप और रिटेन कंट्रोल कम होता है जब जब आप यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये सारे मेथड्स इक्विटी फाइनेंसिंग है, सच एज इशू ऑफ शेयर्स, एंटरिंग अ न्यू पार्टनर इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस, के दो पार्टनर से एक थर्ड पार्टनर आ रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर पार्टनरशिप बिजनेस, और उसके अगेंस्ट उसको आप कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप देंगे, और जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप बिजनेस का वो फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करेगा, तो उसमें से कुछ परसेंटेज उसको भी मिलेगा, और आपका जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, वो क्या हो जाएगी, कम। तो ये सारी कौन सी फाइनेंसिंग है, इक्विटी। सो गाइस, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट एरिया ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एंड द लास्ट एरिया इज इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज सारी की सारी जो फाइनेंसिंग है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting the sources of finance, or you can say influencing the sources of finance. How the management or the business or the owners are going to decide कि which particular source of finance you should choose. तो आपके पास यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज नोन एज वन ऑफ द एरिया जो कि एग्जाम में बड़ा असेस करता है। क्वेश्चन आपके पास आता है, evaluate the factors that a public limited company must consider when raising finance to fund expansion. The question is कि you have to evaluate the factors कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब वो फाइनेंस रेस कर रही हो, और फाइनेंस रेस कर रही हो और टू फंड दी एक्सपेंशन, कि जब उस कंपनी को ग्रो होना हो तब उन्हें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। सो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फैक्टर्स अलग हैं, और इसी फैक्टर्स की बेसिस पे द मैनेजमेंट द बिजनेस इज गोइंग टू चूज द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और उसकी बेसिस पे ही आप क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर्स डिफरेंट हैं, सोर्सेज डिफरेंट हैं। अब इसी सवाल के अंदर कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कहा होगा इशू ऑफ शेयर्स कर दें, इशू ऑफ डिवेंचर्स कर दें, अपने रिटेन प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दें, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स ना दें। तो यहाँ पे पूछा ही नहीं है, यहाँ पे सवाल का मतलब ही नहीं है, सवाल का मतलब है आप फैक्टर्स बताएं, आपसे सोर्सेज नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स यू कैन रेकमेंड द सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द लास्ट पैराग्राफ, बट हमारे पास पहले फैक्टर्स ही इवैल्यूएट होंगे, एनालाइज होंगे, उसके बाद ही यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन। तो आज डिस्कस करते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास, दैट इज नोन एज अमाउंट रिक्वायर्ड। नाउ सर, अमाउंट रिक्वायर्ड डिपेंड करती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिंग द फाइनेंस, व्हाई द मैनेजमेंट इज रेजिंग द फाइनेंस, व्हाट इज द पर्पस। अब पर्पस आपके पास दो होते हैं, या तो आप फाइनेंस रेज कर रहे हो तो फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यू आर रेजिंग द फाइनेंस फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं, रेंट, वेजेस, सैलरीज, तो उसके लिए आपको कम अमाउंट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यू नीड टू मेक द इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन, परचेज ऑफ द नॉन करंट एसेट, तो उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। और द थर्ड फैक्टर जो इसके साथ इंटरलिंक्ड है, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड फॉर विच यू नीड फाइनेंस। अब टाइम पीरियड, या तो आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा
for the short term or you are in need of finance for the long term. अब अगर यहाँ पे आपका पर्पस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आपको कम अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर द शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल रेंट, सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो यू आर इन नीड ऑफ मोर फाइनेंस एंड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना हमारे पास, तीनों जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, अमाउंट रिक्वायर्ड, पर्पस एंड द टाइम पीरियड, ये इंटरलिंक्ड है। इसके बाद आपके पास एक फैक्टर है दैट इज नोन एज द फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपके पास एक फैक्टर है दैट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। आप जिस इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उस इकोनॉमी के अंदर व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट और द इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक्स आर चार्जिंग। एक तो आपके पास ये हो गया। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है सो इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर द कंपनीज, और इट वुड बी एक्सपेंसिव फॉर द कंपनीज टू एक्वायर लोन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स कम मिलेंगे, इन्वेस्टर्स को रिटर्न कम मिलेंगे। दिस इज द चेन ऑफ एनालिसिस। एंड द अदर वन इज द पब्लिशिंग cost. In case if a public limited company is considering to issue the shares, तो they need to consider the publishing cost as well, कि इशू ऑफ शेयर्स की पब्लिशिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास। तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि व्हाट इज द फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट क्या है, पब्लिशिंग कॉस्ट क्या है, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन। इसके बाद आपके पास फिफ्थ फैक्टर है दैट इज नोन एज द gearing or the amount of existing debt, कि currently how much amount of long term liabilities are there, what is the gearing ratio, कि एग्जिस्टिंग डेट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है कंपनी में। अगर बहुत ज़्यादा है हमारे पास तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेबल भी ज़्यादा होगा, चांसेस ऑफ बैंक्रप्सी भी ज़्यादा होगी, इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट टुवर्ड्स द कंपनी भी हमारे पास कम होगा, बिकॉज द कंपनी इज़ हाईली गियर्ड, कि बिजनेस की जो फाइनेंसिंग है वो डेट हुई हुई है, और बिजनेस इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल बोरिंग्स। तो ये भी आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। अब हमारे पास इसके बाद रिटेन कंट्रोल। जब आप इक्विटी फाइनेंसिंग कर होते हो, सो वेन एवर द कंपनी इज कंसिडरिंग टू इशू द शेयर्स और द कंपनी इज कंसिडरिंग एन ऑप्शन ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, तो इक्विटी के अगेंस्ट यू हैव टू लूज द कंट्रोल एंड यू हैव टू लूज द ओनरशिप। तो यहाँ पे यू नीड टू कंसिडर कि हाउ मच रिटेन कंट्रोल इज देयर। अगर ये रिटेन कंट्रोल बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल हाथ से जा रहा है क्योंकि वी आर गिविंग आउट द ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, सो एट सम पॉइंट इट विल बी अ टेक ओवर। तो आपको ये भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि रिटेन कंट्रोल कितना अभी हाथ में है आपके पास। देन यू हैव टू कंसिडर कोलैटरल अवेलेबल। इन केस अगर आप बैंक से लोन के लिए जाते हैं एंड इफ़ यू एक्वायर अ लोन और इफ़ यू रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, तो डू यू हैव एनी पर्टिकुलर एसेट एज अ कोलैटरल टू प्रोवाइड और एज अ सिक्योरिटी टू प्रोवाइड टू द बैंक्स एंड टू द लेंडर्स फॉर द सिक्योरिटी एंड फॉर द ट्रस्ट। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी अमाउंट या ऐसा पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट अवेलेबल है जिसको आप एज अ कोलैटरल टू द लेंडर टू द बैंक प्रोवाइड कर सकें। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस, ये दो हैं, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। देखो अब हमारे पास ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर दो हमारे पास स्टेजेस हैं, वेदर द कंट्री इज फेसिंग द रिसेशन और द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ग्रोथ है। इकोनॉमिक रिसेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो रिसेशन के अंदर हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है बिकॉज द इकोनॉमिक डाउन टर्न इज देयर। ठीक है। तो लोगों की इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, तो ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गई, कम।
सो मार्केट्स आर श्रिंकिंग और द इकोनॉमी श्रिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो उस टाइम के अंदर आपको बैंक से लोन भी नहीं मिल रहे होते एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट फाइनेंसिंग बिकॉज दे नो दैट द ओवरऑल इकोनॉमी इज फेसिंग द रिसेशन, सो द हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू रीपे, how the business is going to repay the amount of loans they are acquiring, and how they are going to pay the amount of interest if they are not going to perform well. तो इकोनॉमिक रिसेशन इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फैक्टर। और आप अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो जब आपके पास इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो आपके पास जो इंटरेस्ट रेट वगैरह ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी हाई होती हैं, सो इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर द बिजनेसेस टू एक्वायर लोन। एंड इसी तरीके से व्हाट इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हालात अच्छे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इनकम बढ़ रही है, सो बिजनेसेस आर गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ लोन्स इजीली एट द लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज द ओवरऑल इकोनॉमी इज ग्रोइंग। इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स विल बी देयर इन द बिजनेसेस क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी इज ग्रोइंग, सो दे नो द बिजनेसेस आर गोइंग टू रीपे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और इसके अंदर जब इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को लो रख देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस लोन एक्वायर करके ग्रो करें। और रिसेशन के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है गवर्नमेंट ताकि वो इन्फ्लेशन को, स्पेंडिंग को, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर सके, क्योंकि इसी डिमांड की वजह से इकोनॉमी रिसेशन पे पहुंच गई है। ओके गाइस, अब हमारे पास ये थी इकोनॉमिक कंडीशंस। अब मार्केट कंडीशंस को भी देखें। देखिए, मार्केट टू मार्केट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सिचुएशन वेरी करी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी एग्जांपल रखता हूँ कि अभी अगर मैं किसी इन्वेस्टर या किसी बैंक के पास जाता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई एम स्टार्टिंग अ स्टार्टअप और आई एम प्लानिंग एन वेंचर दैट इज रिगार्डिंग टू AI एंड IT। Every business, every investor, every financial institution is going to make an investment easily. क्यों? Because they know that the AI, IT, these fields and these markets are growing. सस्टेनेबिलिटी वाली जो मार्केट है वो ग्रो कर रही है। हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स वाले, इको फ्रेंडली हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं और उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास मार्केट टू मार्केट सिचुएशन वेरी करती है। सब मार्केट्स आर ग्रोइंग एंड सब मार्केट्स आर सैचुरेटेड हमारे पास। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ये भी हमारे पास कंसिडर किए जाते हैं कि आप किस पर्टिकुलर मार्केट को बिलोंग करते हो। अगर आपकी मार्केट ग्रोइंग है हमारे पास, सो यू कैन गेट द लोन्स एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इजीली। एंड इफ द मार्केट इज नॉट ग्रोइंग तो आप यहाँ पे इजीली लोन एक्वायर नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो अ केस जो कि आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। देन वी हैव अ फैक्टर दैट इज नोन एज लीगल स्ट्रक्चर। अब हाउ मेनी लीगल स्ट्रक्चर्स आर देयर? बेसिकली हमारे पास नंबर वन इज नोन एज सोल ट्रेडर, द अदर वन इज नोन एज partnership, then we have private limited company, and then we have PLC. So altogether we have four different types of legal structures: sole trader, partnership, private, public limited company, unincorporated, incorporated. तो अगर आप देखें, सोल ट्रेडर को कंसिडर किया जाता है कि इट इज द वीकेस्ट लीगल स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। है क्या बेचारे के पास? अपना प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसे री इन्वेस्ट कर सके, बैंक से लोन एक्वायर कर नहीं सकता, शेयर्स इशू नहीं कर सकता, तो बहुत अपनी खुद की सेविंग्स हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट है या फिर माइक्रो फाइनेंस है बहुत कम। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर आप देखते हैं कि एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर यू हैव अमाउंट ऑफ फाइनेंस, देन प्राइवेट। फिर हमारे पास आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल स्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज हैं, इसके पास शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स, बैंक लोन, खुद का अमाउंट ऑफ रिटेन प्रॉफिट भी इतना सफिशिएंट होता है दैट कैन बी री इन्वेस्टेड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। समटाइम्स यू नीड टू चेंज द लीगल स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था यूनिट 1 के अंदर कि व्हाई अ सोल ट्रेडर बिजनेस ट्रांसफॉर्म इट्स स्ट्रक्चर इनटू पार्टनरशिप to get more finance, why the private limited company converts their legal structure, why they follow the process of flotation and they become PLC, because they want to list themselves in the stock exchange so that they can target general public to raise finance. So access to finance, access to capital is one of the reason कि private से public होते हैं। तो you have to consider कि what is your legal structure, और जो लीगल स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे बिजनेस साइज भी होगा। एंड बिजनेस साइज शोज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द ग्रोथ, द साइज। तो इससे मार्केट का
लेंडर्स का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी आता है टुवर्ड्स अ बिजनेस. So these are the number of factors that you have to consider when you are choosing and making a decision regarding the sources of finance. कि आपको internal source use करनी है, external source use करनी है, equity financing करनी है, debt financing करनी है. So after the consideration of these factors, you are going to make an appropriate decision. तो ये हमारे पास sources of finance का concept है जिसके अंदर we start with the internal sources. इंटरनल सोर्सेज के हमारे पास 5 सोर्सेज थी, वो हमने कंप्लीट की. एक्सटर्नल सोर्सेज विद 12 सोर्सेज, इक्विटी, डेट फाइनेंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड द अदर फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सबके इंडिविजुअली हमने डिस्कस किए. सो दिस इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, द एरिया ऑफ यूनिट 5, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग.